In that view, as an example, I want to ask, what listening were you a part of when you were making CM Modi into PM Modi, or any other example you might want to take? देखिए, जब मोदी जी का मुख्यमंत्री का कैंपेन हम लोग कर रहे थे, जो कि मेरे जीवन का पहला राजनीतिक कैंपेन था 2012 में, तो ये आम बात थी कि अगर मोदी जी चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर चुनाव हारे तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। चुनाव गुजरात का था, चुनाव मुख्यमंत्री का था, लेकिन वो चुनाव प्रधानमंत्री बनने या ना बनने के लिए था। तो उसका जो स्केल था, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो उसका स्केल था वो चुनाव लड़ने का, प्रचार का तरीका, वो बिल्कुल अलग था। वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लड़ा गया। 3D पहली बार गुजरात के राज्य के चुनाव में लॉन्च किया गया। नेशनल लेवल पे तो लोगों ने बाद में देखा। सोशल मीडिया का प्रयोग, तो जो चीजें, बहुत सारी चीजें जो हम लोग लोकसभा के चुनाव के दौरान लोगों को दिखी 2014 में, लोगों को ध्यान नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बिहार में तो गुजरात के लोकल स्तर पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। उन सब चीजों को 12 के इलेक्शन में ट्राई किया गया। तो क्योंकि नोशन ये था कि अगर आप जीते तो यहां से प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़नी है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। मैं सर सॉरी, मैं इन क्वेश्चंस पे इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है जो हमारी यंगर ऑडियंस है जो इस चीज को सुनती है, जिसको आपके पॉलिटिकल करियर ऑफ द 20 years और 15 years जो आप पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव रहे हो, उसकी मेजॉरिटी ईयर्स देव स्पेंड अंडर 18, अंडर 25, उन लोगों को सिर्फ आपका एक इंप्रेशन है, उन लोगों को आपका फोल्कलोर ही है, उन लोगों को हो सकता है वो वाली पहचान ना हो। और इसीलिए, और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बिकॉज मैं जितने टाइम से ये चीज कर रहा हूं ना, मैंने रियलाइज करा है किस बेसिस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, या क्या कहानियां लोगों तक पहुंचती है, या क्या वो सोचते हैं और एक्चुअली क्या है, में बहुत फर्क होता है। मतलब आई थिंक नैरेटिव्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरीके, हाँ, ऐसा आपको लगता है कि ये कोई राजनीति में चुनाव लड़ना, और जो आपने बताया कि किस विषय पे चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, लोग जो समझते हैं, जो रियलिटी होती है, उसमें फर्क है। ये तो जीवन के हर क्षेत्र में है। अगर आप मूवी बनाने वालों के पास जाइए, जो पिक्चर बनाते हैं, जो एक्टर हैं, लार्जर देन लाइफ उनकी इमेजरी है, उनसे जाकर पूछो व्हाट मेक्स ए पिक्चर हिट एंड व्हाट मेक्स ए पिक्चर नॉट क्लिक। राइट। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। उसी स्टोरी, उसी लाइन पर कभी पिक्चर सुपरहिट हो जाती है, उसी स्टोरी पर उससे बड़े कास्ट लाइन, उससे बड़े बजट की पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। जो आप समझते हैं और हम और आप देखते हैं पिक्चर के बारे में, ऐसे बनता होगा, ऐसे होता होगा, लेकिन इन रियलिटी इट्स वेरी डिफरेंट। यस। अगर कोई समोसा बेच रहा है अपनी दुकान पर, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो भी आपको जो दिखता है वही रियलिटी है, ऐसी बात नहीं है। नेचुरली देयर इज ऑलवेज ए परसेप्शन एंड देयर आर प्रैक्टिशनर्स। तो जो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एन आर्ट और ए प्रोफेशन, उनका जो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो परसेप्शन से कई मायनों में अलग होना ही होना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म मेकिंग हो, कोई भी जीवन का क्षेत्र हो। परसेप्शन और प्रैक्टिशनर्स में, परसेप्शनिस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स में डिफरेंस होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उस एंड पे ज्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन को अपने वोट के साथ ट्रस्ट कर रहा हूँ। एक फिल्म एक्टर की तो मूवी देख के, मतलब एक मूवी में तो मैं घुसा भी झुटलाने के लिए ही हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे को मेरी सीट से उड़ा के कोई जादू नगरी में ले जाए। नहीं, पर पॉलिटिक्स, हाँ, ऑल व्हाट यू कैन से इज कि स्टेक्स आर हायर। आप एक पिक्चर देखने का मन बनाते हैं और आपने रिसर्च किया, सोचा समझा, दोस्तों से सलाह के आधार पर आप गए देखने जी, और पिक्चर बिल्कुल बकवास लगी, तो आपका 500 का नुकसान हुआ, 3-4 घंटे का नुकसान हुआ। लेकिन अगर किसी नेता के बारे में आपने रिसर्च किया, सुना, ओपिनियन बनाया और उसको वोट दे दिया, तो वो नुकसान 5 साल का कम से कम है। कम से कम 5 साल आपका नुकसान हो गया और उसका मॉनेटरी वैल्यू कहीं 500, 5,000, 50,000 रुपए से बहुत ज्यादा है। तो स्टेक्स आर हायर बिकॉज इन डेमोक्रेसी यू आर इलेक्टिंग, लिटरली यू आर, those who are getting elected by your vote is going to be the custodian of your well-being. इसलिए वोट देते समय आपको ज्यादा केयरफुल होना है, ज्यादा आपको समझदारी दिखानी है, बजाय कि जब आप एक पिक्चर की टिकट खरीदते हैं। डेफिनेटली इट्स गिवन। किस बेसिस पे वोट देना चाहिए और किस बेसिस पे वोट दिया जाता है, में क्या डिफरेंस है? देखो, देना चाहिए, अगर आप पिछले 75 साल के जितने भी सर्वे निकाल कर देखोगे,
कि लोगों से जब लोग पूछते हैं कि आपके लिए मुद्दा क्या है, आप देखते एकदम पत्रकार कहता है इस बार मुद्दा क्या है, उसमें बिना समय काल खंड क्षेत्र के मैं कह सकता हूं कि टॉप 3 मुद्दा हमेशा होगा विकास, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, भ्रष्टाचार। लेकिन वोट इनमें बहुत कम मुद्दों पर पड़ता है। हाँ। ऐसा इसलिए है कि जब आप कैमरे पर किसी से पूछेंगे भैया तुम वोट किस लिए देना चाहते हो, तो क्या कहेगा कि मैं हिंदू मुसलमान के लिए देना चाहता हूँ। वो तो यही कहेगा कि मैं विकास के लिए वोट देना चाहता हूँ। आप देखते हैं लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं, कैमरा वाले पूछते हैं इस बार मुद्दा क्या है, इस बार तो मुद्दा महंगाई है। अरे भाई सामने जब वोट देने जा रहा है तो ये थोड़ी ना कहेगा कि मैंने 500 रुपया लिया है ये मेरा मुद्दा है। वो तो यही कहेगा कि विकास मेरा मुद्दा है। ठीक बात है। तो जब आप इन सर्वेज को पढ़ते हैं या इस तरह के विजुअल्स को देखते हैं कि इस बार मुद्दा क्या है, और आपको लगता है अरे मुद्दा तो लोगों ने विकास कहा था और वोट सबसे बड़ा जो विकास का बाधक है वो बन गया, मुद्दा लोगों ने भ्रष्टाचार कहा था और सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता चुनकर चला आया। ऐसा इसलिए कि ऑल ऑफ अस वी वांट टू बी सीन सेइंग द राइट थिंग और डूइंग द राइट थिंग। राइट। That may or may not be what we practice. That may not be our actual preference. बिल्कुल नहीं। हाँ। अगर मान लो कि मैंने तय किया है कि मैं तो अपने जात वाले पर वोट दूंगा, तो मैं कैमरे पे ये थोड़ी कहूंगा कि मैं जात के लिए वोट दे रहा हूँ। कैमरे पे तो मैं यही कहूंगा कि मैं विकास के लिए वोट दे रहा हूँ। अगर मैंने किसी से 1000 रुपया ले लिया है कि वोट तुम्हें दूंगा, तो मैं कैमरे पे आके थोड़ी कहूंगा कि मैं 1000 रुपये के लिए वोट दे रहा हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि भैया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट दे रहा हूँ। तो किन मुद्दों पर चुनाव होता है, इट्स अ मिक्स। समाज में जो भी मुद्दा है, जो भी समाज के में महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो चुनाव में, लोकतंत्र में वो मुद्दा है। कई बार लोग कहते हैं जाति, तो भाई जाति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़ी सच्चाई है। तो अगर जाति सच्चाई है तो उसकी भूमिका चुनाव में कुछ ना कुछ होगी ही होगी। अगर धर्म, जात, हिंदू मुसलमान समाज का मुद्दा है तो राजनीति में भी वो मुद्दा होगा ही होगा। अगर सड़क, बिजली, पानी समाज के चर्चा का हिस्सा है तो राजनीति में मुद्दा होगा। मोटे तौर पर समाज में जो कुछ भी है वो राजनीति में वोट के समय मुद्दा बनेगा ही बनेगा। डिग्री वेरी हो सकता है। ये संभव है कि किसी चुनाव में जाति हावी है, किसी चुनाव में धर्म हावी है, किसी चुनाव में भ्रष्टाचार हावी है, किसी चुनाव में महंगाई हावी है। लेकिन जो कुछ भी राजनीति जो है वो समाज का आईना है। राजनीति करने वाले समाज से ही तो निकले हैं। ठीक बात। और समाज ही तो राजनीति करने वालों में सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके विषय, उसके मुद्दे समाज से अलग कैसे हो सकते हैं? वो तो अलग हो नहीं सकते हैं। नहीं। तो जो भी समाज में मुद्दा है वो राजनीति में मुद्दा है। उसका इंटेंसिटी, उसका डिग्री वेरी हो सकता है, उसका इंपैक्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक शब्द में सिंपल, मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में यकीन नहीं करता हूं। तो भाई जो समाज में मुद्दा है, रेलेवेंट है, वो राजनीति में भी मुद्दा होगा। पर क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आग ज्यादा लगाई जा सकती है? जैसे मेरा क्वेश्चन ये इसलिए है, मैं सपोज अब आप बिहार में भी बात कर रहे हो एजुकेशन की, कि आपके बच्चों की पढ़ाई पे वोट दीजिए। इज दैट अ हार्डर लाइन टू गेट वोट्स आउट ऑफ देन कास्ट और रिलीजन? देखिए, हर व्यक्ति का, दल का, नेता का एक अपना बिलीफ सिस्टम है। मान लीजिए कि आप जाति की राजनीति करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं जात की अपनी बात करूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। कोई है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है तो वो हिंदू मुसलमान करके राजनीति ले रहा है, वोट ले रहा है। कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मैं तो विकास के नाम पर वोट मांगूंगा तो विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मैं सेकुलर हूं इसके नाम पर वोट मांगूंगा इसलिए वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए वोट दे दो, इसलिए वोट मांग रहा हूं। ये तो आपका अपना व्यक्तिगत या आपके दल का के साथियों का सामूहिक निर्णय है कि व्हाट इज योर यूएसपी, किस चीज पर आप समाज में अपनी बात रखना चाह रहे हो। हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में आप अपने बच्चों के लिए वोट दो, उसके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो। क्यों कह रहे हैं? ये ऐसी बात नहीं है कह रही है तो बात हर आदमी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे पूरी एक थिंकिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में किस व्यक्ति को आप वोट देते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किस बात के लिए वोट देते हैं। इसको बताने समझाने के लिए मैं बिहार में पिछले 2-2.5 साल से जो कर रहा हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि भाई
ये बताओ, और मेरे किसी सभा में आप जाओगे तो मैं निश्चित तौर पे ये बात करता ही करता हूँ। मेरा पहला सवाल होता है लोगों से, और मैं हाथ उठवाकर वोट कराता हूँ कैमरे पर, कि बताओ कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, शहर में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोग हाथ उठाते हैं, बिल्कुल भैया ये तो होना ही चाहिए। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब यही कहते नहीं भैया होना ही चाहिए। उनको पता नहीं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद करो और याद करके ये बताओ कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज तक बिहार में 2.5 साल में एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया है। अच्छा, नहीं उठाया? नहीं उठाते क्योंकि बच्चों की बात है ना। हाँ, सच बोलेंगे झूठ तो बोलेंगे। मैंने आपको पहले कहा सर्वे, मैंने जानता हूं कि सर्वे में लोग क्या कहते हैं। ठीक बात। इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो। ठीक। और बताओ कि क्या आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? तो समाज में चेतना इतनी है, वो बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोलते हैं। लोग कहते हैं नहीं दिया। तो फिर मैं कहता हूं भाई, जब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया तो फिर वो मिलेगा कैसे? लेकिन फिर आपका सवाल हो सकता है कि भाई इसका क्या गारंटी है कि शिक्षा रोजगार के लिए बच्चों के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? नेता तो हमेशा झूठ बोलता है। ये भी संभव है कि आप शिक्षा रोजगार का बात कीजिए, ना मिले हमको, किसको वोट दें? तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, बताता हूं मैं, कि आप वोट चाहे किसी को दे दीजिए, अगर शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, वो मैं समझा देता हूं। कि भाई बिहार में आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है। बिहार में लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा को वोट दिया, तो ये राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, इसके लिए वोट दिया, सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई देखो, तुम्हारे गांव में नाली गली सड़क फैक्ट्री अस्पताल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आप में से बिहार में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को कि भैया यहाँ बिजली आना चाहिए, सड़क आना चाहिए। लालू जी के जमाने में बिजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश के इस बदहाल बिहार में चाहे जितना कष्ट हो, बिजली देखो घर घर आ गई है। लालू जी की बात देख लो, जिन लोगों ने लालू जी को वोट दिया वो कहते हैं कि लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ। लालू जी कहते हैं नहीं, हमने गरीबों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क पानी बिजली नहीं मिला, लेकिन जो गरीब और पिछड़े थे उनको आवाज और सम्मान तो जरूर मिला। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में लोग कहते हैं हम जाति पर वोट देते हैं, तो हमें भैया और कुछ हो चाहे नहीं, जो जाति का तुम्हारा नेता जीत कर गया वो तुम्हारे लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था किया चाहे नहीं, जाति का जनगणना जरूर कराया है। कई लोगों ने वोट दिया, कहा हम तो मोदी जी का भाषण सुनकर वोट दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, बिहार में भी वैसा विकास होना चाहिए। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है, तुमने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में तो विकास हो ही रहा है, और तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन ही गए हैं। अब आप हंस रहे हो, देखो लोग भी ऐसे कहते, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अरे वोट आपने चाहे मोदी को दिया कि लालू को दिया कि नीतीश को दिया, जिस काम के लिए दिया वो काम हो रहा है। और आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो मेरे भाई, जिसको वोट देना है दे दो, एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो, चाहे लालू को दो, प्रशांत किशोर को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। कितना भी कोई भी नेता हो, जिसको आप कहते हो ना ये चुनाव का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वोट पड़ेगा उस पर कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। तो जो बॉटम लाइन मुद्दा है, तो इसलिए मैं बिहार में एक ही मुद्दा बना रहा हूं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। क्योंकि तुमने जाति के लिए वोट दे दिया, तुमने अनाज के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया, तुमने नाली गली के लिए वोट दे दिया, तुमने गुजरात के विकास के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में वो करो जो तुमने नहीं किया है, वो ये कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, उनके शिक्षा रोजगार के लिए वोट दो। चुनकर जो भी आएगा तुम्हारे बच्चों के शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि जो बॉटम लाइन मुद्दा है, अगर आप वो बात पे वोट डालोगे तो वो बॉटम लाइन मुद्दा मंत्री को, नेता को किसी ना किसी तरीके से फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्ट हो, करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो। संभव है कि 5 किलो अनाज कहा 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज पर अगर वोट पड़ा है तो अनाज मिलेगा ही मिलेगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है, और यही बात जनता नहीं समझती है। हाँ, अगर ये समझ लो आप
हाँ। कि अगर मंदिर के लिए वोट पड़ा है तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, आज बने या 2 वर्ष के बाद बने, पर बनेगा ही बनेगा। बनेगा ही बनेगा। ये लोकतंत्र में ताकत है आपकी। तो सर फिर क्या ये बात कहना फेयर है कि इशू एक ही है? आप जैसे देख लो, मंदिर की बात, ठीक, मंदिर की बात, मंदिर पर जब वोट पड़ गया और भाजपा जीतकर आ गई तो भाजपा तो उसके पक्ष में है ही, कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बना, लेकिन जो सो कॉल्ड उसके विपक्ष में थे वो भी अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। तो फिर इशू सिर्फ इतना ही रह गया कि एक बार में एक ही मुद्दा उठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार में मुद्दे कई उठ सकते हैं। मैंने बिहार में मुद्दा एक चुना है और एक बार में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी बात यही है कि एक ही बात करो। रहता एक ही है मोटे तौर पे। अब 1989 में एक ही मुद्दा था बोफोर्स, 2014 में एक ही मुद्दा था करप्शन, भ्रष्टाचार यूपीए का हटाओ, पॉलिसी पैरालिसिस हटाओ, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स ऑनेस्टी, दैट टाइम द स्लोगन वाज राइट। तो मुद्दे आप 2-3 रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो 1-2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर वोट पड़ता है उस पर अकाउंटेबिलिटी चाहे न चाहे नेता को अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो जब गलती जनता की वहां है जहां आप बिना मुद्दे के वोट दिए जा रहे हो, जात पर वोट दिए जा रहे हो, तो जात पर वोट दिए जा रहे हो तो जात की चर्चा होती जा रही है। तो मैं सर ये समझना चाह रहा हूं आपके एनालिसिस में बिहार एक बड़ा यूनिक केस स्टडी है फॉर पीपल हु आर नॉट इन बिहार, क्योंकि जो पीपल हु आर इन बिहार उनके लिए तो लिव्ड रियलिटी है। वो हम लोग बाहर से देखते हैं और हम देखते हैं कि खूब तो स्मार्ट लोग हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं, बट डेवलपमेंट स्टंटेड है। और उसके पीछे मैं समझता हूं एक से ज्यादा मुद्दे होंगे, एक से ज्यादा कारण होंगे। वो कारण क्या है और वो कारण सॉल्व करने के लिए हमें कितनी बार 5 साल के साइकिल वेट करने पड़ेंगे अगर एक बार में एक ही मुद्दा उठेगा तो? नहीं, मुद्दा एक उठे इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दा वो एक आप ये बात कर रहे हैं अगर सही सरकार आ जाए हाँ, तो बिहार के स्टंटेड ग्रोथ को ठीक करने में करीब करीब 10 वर्ष लगेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहता हो कि मैं आऊंगा और कल जनसुराज की सरकार बन जाए तो बिहार एकदम से देश का सबसे अग्रणी प्रसिद्ध देश बन जाएगा। लेकिन अगले 5 साल 10 साल में बिहार को सुधारा जा सकता है और बिहार भी देश के विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। आज की जो स्थिति है वो भयावह है। बिहार जितना देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन वाला जो राज्य है, जो आपको आंकड़ों में दिखता है, जमीन पर आप जाएंगे तो स्थिति उससे कहीं भयावह है। आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है उससे बहुत ज्यादा गरीब और परेशान, बदहाल बिहार नीचे है। लेकिन सुधर नहीं रहा है। सुधर इसलिए नहीं रहा है कि उस तरह का कोई बड़ा सामाजिक राजनीतिक प्रयास नहीं हुआ है, और जो दल यहाँ पर पिछले कई दशकों से राज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उन्होंने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया या होने नहीं दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो आपने कहा, कि बिहार में लोगों की समझ में कोई फेर नहीं है। लोगों की चेतना थोड़ी दब गई है। जब आप बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते हैं, गरीबी बदहाली में रहते हैं, तो इमेजिनेशन कटेल हो जाती है। इमेजिनेशन कटेल हो जाती है और बहुत लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। सही बात, सही बात। वही हाल बिहार के लोगों की है। लोग बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, लोग समझते हैं बिहार में लोगों को समझ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये राज्य ज्ञान की भूमि रहा है। देश का गौरवशाली इतिहास है, देश के अन्य भागों का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखेंगे तो सभी राज्यों में भी बिहार का, अगर सिर्फ अतीत की बात हो तो सबसे गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। इन मेनी वेज इट इज वेरी ट्रू। सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन ये कालखंड है, पिछला 40, 50, 60 साल बिहार के लिए बहुत दुखद और कष्टदायक रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कभी तो सूरज फिर उठता है, कभी तो सूरज उगेगा, कभी तो यहाँ के लोगों की किस्मत सुधरेगी। और अगर वो सुधरनी है तो प्रयास तो लोगों को यहीं पर करना पड़ेगा। हम लोग उस प्रयास में एक तरीके से कैटलिस्ट की भूमिका में हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ के इसको कर रहे हैं। राजनीति करने नहीं आए हैं, एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं। जितनी शोहरत, नाम, सुविधा लोग एमएलए एमपी मंत्री बनकर हासिल कर सकते हैं, हाँ, उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है जी। और ये कोई अहंकार का विषय नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस that makes me only humble and to some extent responsible, कि अगर हम लोग यहीं जमीन से उठकर कुछ हासिल कर लिए हैं
और अगर मैं अपने राज्य, अपने लोगों, अपनी मिट्टी को सुधार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कई लोगों को लगता है अरे आया है मुख्यमंत्री बनने आया है, उनको कोई समझ नहीं है। मेरे भाई, अगर मंत्री बनना होता तो 2015 में तो मैं चुनाव यहां जीत गया था, 190 सीट आई थी, मैंने बैठ के नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट बनवाया, मैंने 7 निश्चय की परिकल्पना कराई, मैंने बिहार विकास मिशन की स्थापना करवाई। चाहता मैं भी बन जाता यहीं पर। मैं एक दिन भी नहीं रहा, मैं चला गया छोड़ के। मेरी कभी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि बिहार में मैं कोई पद लेकर यहाँ राजनीतिक ओहदे पर बैठूं। उस समय मुझे ऐसा लगता था 14-15 में कि नीतीश कुमार में शायद वो क्षमता है, वो जज्बा है, वो सुधार रहे हैं और हम लोग करने के लिए पूरा दुनिया है, क्या जरूरत है आके बिहार में राजनीति करने की। लेकिन एक समय आया 2019-20 कोविड के बाद से 1 साल के मेरे जीवन का भी रिफ्लेक्शन का, जो मैंने बिहार और बिहारियों की जो दुर्दशा देखी और कहीं ना कहीं एक तरीके से नीतीश कुमार के सुशासन का जो पर्दाफाश देखा, उनकी इनसेंसिटिविटी देखी, उनकी संवेदनहीनता देखी, तो लगा कि नहीं, ये बिहार में जाकर अगर हमारे जैसा व्यक्ति हिम्मत करके कुछ नहीं करेगा तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ वापस आए हैं और बिल्कुल संकल्पित हैं। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, सब कुछ जीवन में जो कुछ भी है वो बिहार को सुधारने में लगाए हुए हैं और पीछे नहीं हटेंगे। कई लोग हमको कहते हैं भैया बड़ा कठिन काम ले लिए। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मित्र, जानने वाले, सहयोगी सब यही कहते हैं ये तो बहुत कठिन काम आपने ले लिया है। मैं कहता हूं भाई कठिन है इसलिए मुझे करना है, कोई दूसरा नहीं हिम्मत करेगा इसलिए मुझे करना है। इट इज ओनली मीनिंगफुल व्हेन इट इज डिफिकल्ट। यस, आई थिंक मैं इसको करते हुए हार जाऊं, पराजित हो जाऊं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मर भी गए तो ये दुनिया अभिमन्यु की कहानी और गाथा गाती है, जिसको घेर कर मारने वालों की गाथा नहीं गाई जाती है। तो बिहार को सुधारने के क्रम में अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसको ठान लिए हैं और इस चक्रव्यूह में अपने आप को झोंका है, तो या तो इससे अब जीत कर निकलेंगे या मर के निकलेंगे, लेकिन इसको पीछे नहीं हटेंगे। आप अभी नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे और आपने बोला मैंने उनकी इनसेंसिटिविटी देखी, पर्दाफाश हुआ और मेरे कुछ पैरेलल रिफ्लेक्शंस रहे बिहार को लेके। वाज देयर अ स्पेसिफिक इंस्टेंस दैट बिकॉज़ नहीं, कोविड वाज वन ऑफ द मेजर थिंग। अच्छा, मतलब कंप्लीटली मिसमैनेज। मतलब देखिए, मिसमैनेजमेंट की बात नहीं है। कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोग त्राही मची, लेकिन पूरे देश में जो दुर्दशा बिहार के लोगों की हुई, लोगों ने, आप दिल्ली में रहते हो, लोगों ने बिहारियों को, बिहार के लोगों को घरों से निकाल दिया। लोगों को बस तक नहीं मिला, ट्रेन नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल चल के बच्चों को लेकर, अपनी पोटली, अपनी जीवन की पूरी कमाई, जमा पूंजी लेकर, अंदाजा लगाइए आज के ज़माने में 1000 किलोमीटर महिलाएं, बच्चे पैदल चलकर आए। महीनों तक वो नज़ारा चलता रहा और हम जैसे लोग सारी शक्ति, ताकत, साधन होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। तो ऐसा लगा कि नहीं, अगर भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि समाज सुधरे। नेताओं को जिताते हराते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरा मोह भंग हुआ और बंगाल का चुनाव खत्म हुआ। उसके बाद मैंने उसी दिन, जीत के दिन, घोषणा की कि नहीं, अब ये काम आगे नहीं करना है। फिर साल भर अपने लिए रखा, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, और तय करके जब 2 मई 2022 को मैं आया बिहार में, उसके बाद जीवन का सब कुछ छोड़कर यहीं पर हूँ, बिहार के लिए समर्पित हूँ। और चाहे कठिनाई जितनी आ जाए, जितनी आलोचना सहनी पड़े, जितना हंसी का पात्र बनना पड़े, जितना संसाधन ताकत लगानी पड़े, सब कुछ झोंका है। और मेरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल बिहार का भी उदय जरूर होगा, बिहार में भी सवेरा होगा और निश्चित तौर पर बिहार की स्थिति सुधरेगी। एक बात बताओ सर, मैं 30 साल का हूँ, अभी भी 30 का नहीं हुआ, 29 का हूँ मैं बहुत यंग हूँ और मेरी ऑडियंस रफली मेरी एज है, उससे कम यंग ही है, ठीक है। और हमारे लिए जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, विच वॉज अ ग्रैंड पॉलिटिकल इवेंट एटलीस्ट इन दिल्ली, हम स्कूल में थे, ये तो शायद बिल्कुल ही 5th 6th में भी नहीं रहे होंगे, ठीक है, बच्चे ही थे। और द रीजन वाई द एंटी करप्शन मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उस चीज ने हम लोगों को, यंग लोगों को बताया कि कई बार नेताओं की नीयत भी नहीं होती है आपको हेल्प करना। करप्शन का अर्थ ही है कि आदमी सेल्फिश ज्यादा है देन सोशली सोचने के। आपने कई नेताओं के साथ काम किया है, आपने कई नेताओं के साथ, अब आप कंपीट कर रहे हो इलेक्शन में,
क्या ये बात ठीक है कि बहुत सारी चीजें इसलिए बेहतर नहीं होती कि नेताओं की मर्जी नहीं होती, या सिस्टमैटिक ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, पुराने सिस्टम है? इट्स मिक्स ऑफ बोथ। Okay. देखो, जो लोग ये समझते हैं कि जितने नेता हैं जिस दल में भी हैं उनका बस एक ही काम है, जैसे हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं कि स्कीमिंग कर रहे हैं, मर्डर कर दें, पैसे कमा ले, लूट ले, काम नहीं करते हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ऐसे भी होते होंगे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं ऐसे बहुत नेताओं को जानता नहीं हूँ, फर्स्ट हैंड मिला नहीं हूँ, जो कि विशुद्ध तौर पर समाज का नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपने स्तर पर नेता कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, हाँ, उनमें क्षमता ना हो, उनकी सोच में कमी हो, और ये जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं समाज के, ये इतने आसान नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जैसे 1.3 बिलियन लोगों को गरीबी से निकालना, ये ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं हुआ नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इफ एंड व्हेन इट हैपेंस इन इंडिया, दैट विल बी फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन हिस्ट्री। तो कई बार चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि नेता या व्यवस्था चाहकर भी उसको एकदम त्वरित उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कई बार उनकी क्षमता का भी असर है, और कई मायनों में कई जगहों पर उसकी नियत का भी दोष है। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज मिक्स ऑफ ऑल थ्री। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ठीक, क्षमता जितनी चाहिए वो उस तरह की क्षमता, सोच नहीं है, और कहीं ना कहीं नियत में भी खोट है, कुछ पैसा कमाना या अपना व्यक्तिगत लाभ, उस पर भी लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या मतलब ये मिक्स ऑफ ऑल थ्री इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। एंड हाउ डू आई स्पॉट नियत फ्रॉम अफार एज अ वोटर? नहीं जी, बिल्कुल आप मतलब ये फिर मतलब बेकार प्रयास है। अच्छा, लोग अच्छा। ये कहते हैं कि भैया ये कैसे मान ले कि आप धोखा नहीं देंगे। तो मैं कहता हूँ यार, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं जो ये सवाल पूछ रहा है। मेरे भाई, अगर मुझे धोखा देना है तो तुम सवाल पूछोगे कि आप धोखा तो नहीं दोगे, तो क्या मैं कहूँगा हाँ दूंगा? अरे भाई, बड़ा बेवकूफ आदमी हो यार। मतलब कभी कभी सवाल पूछने वाले भी मुझे कि भैया आप पर कैसे भरोसा कर ले, हमने बिल्कुल भरोसा मत करो। लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो या आप करना चाहो, वो आप कीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट सिर्फ 5 बरस के लिए है। 5 बरस में अगर वो व्यक्ति, वो दल आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरता है, तो लोकतंत्र आपको सिखाता है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। 5 बरस का समय आपका जीवन नहीं बर्बाद कर सकता है। गलती तब होती है जब आप लगातार वही गलती दोहराते चले जा रहे हैं। जैसे बिहार में 30 बरस से आप बदल ही नहीं रहे। अगर आप 5 बरस में अकाउंटेबिलिटी के आधार पर निर्णय लेंगे, अपने हित को देखकर निर्णय लेंगे, सही वोट करेंगे, तो 2 बार अगर गलती भी कर दे, दोनों बार गलती कर दे, तो भी एक बेहतर आउटकम आपको मिलेगा। क्योंकि नेताओं के मन में ये डर रहता है, सरकार जो चला रहा है उसको डर है कि मैं काम नहीं करूंगा तो अगली बार जनता हटा देगी। ठीक बात। सबसे ज्यादा एनार्की वहां होती है जहां नेताओं ने ये मान लिया है कि मैं काम करूं चाहे ना करूं, हमको वोट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बिहार है, नेताओं ने मान लिया है कि भाई काम करे ना करे, हमारा जात वाला है तो हमको वोट देवे करेगा। हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टियों ने मान लिया है कि भाई काम करे ना करे, चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करेंगे, वोट देवे करेगा। लोकतंत्र में जरूरी इस बात की जरूरत नहीं है कि आप बहुत रिसर्च कीजिए और कोई आपके पास क्रिस्टल बॉल हो कि कौन नेता सही है कौन गलत है। लोकतंत्र में इस बात की जरूरत है कि आप जिस पर भी भरोसा करते हैं उसको वो भरोसा 5 साल के लिए रखिए। अगर 5 साल में वो भरोसे के लायक आदमी नहीं रहा, वो भरोसे पर खरा नहीं उतरा, उसको पलटिए, किसी दूसरे को दीजिए। जब आप रिपीटेड गलती करते हैं तभी आपके जीवन में कठिनाई बढ़ती है। तो आप सर, यू आर नॉट गोइंग टू टेक अप ऑफिस इफ यू विन? आई एम सॉरी, इट्स अ जर्नलिस्टिक क्वेश्चन, आई जस्ट हैव टू डू इट फॉर द कैमरा। जर्नलिस्टिक की बात नहीं है। हाँ। देखिए, मेरा उद्देश्य, मैंने आपको कहा, एमएलए एमपी बनना नहीं है जी। हमारे लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता भी हूं कि राजनीति जो है, चूंकि मैं चुनाव की व्यवस्था से आता हूं, मेरी पहचान ही वही है, ये चुनाव लड़ाते हैं, जिताते हैं, तो हर व्यक्ति मुझे चुनाव के नजरिए से देखता है। लेकिन जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजनीति मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है। राजनीति मेरे लिए नहीं, मतलब राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। राजनीति लोगों की आवाज है, बनना भी है। राजनीति समाज को जगाना भी है। राजनीति समाज में जो पिछड़ गया उसका हाथ पकड़ना भी है। आज़ादी से पहले
इस देश के जितने बड़े नेता हुए, जिसको हम लोग आज आइडियलाइज करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनमें से ज़्यादातर नेताओं ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। वो तो एमएलए एमपी नहीं बने, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आज के एमएलए एमपी से कहीं ज़्यादा है। समाज उनको याद भी करता है, क्योंकि उन्होंने समाज को जगाया, समाज की आवाज़ बने, उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी मदद की, उनके लिए खड़े हुए। तो हम लोग बिहार में समाज में वो जागृति पैदा करने आए हैं, समाज को ये बताने आए हैं कि तुम कैसे इस दुरूह परिस्थिति से अपने और अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। उस प्रोसेस में चुनाव भी एक हिस्सा है, एक पड़ाव है। चुनाव लड़ा जाएगा, जब चुनाव लड़ा जाएगा तो बहुत ताकत से लड़ा जाएगा और कोशिश होगी कि जीते, लेकिन वो जीवन का ध्येय नहीं है। वो ध्येय था, 10 वर्ष ध्येय रहा है। विशुद्ध तौर पर चुनाव जीतना ही ध्येय था। येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। अब ध्येय यह है कि येन केन प्रकारेण बिहार को सुधारना है। और 10 वर्ष बड़े बड़े चुनाव लड़कर, जीतकर, लड़ाकर देख लिया। चुनाव जीतने से समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये रास्ता पकड़ा है, जहां समाज सुधरेगा तो अपने आप राजनीति सुधरेगी, राजनीति सुधरेगी तो लोगों का जीवन सुधरेगा। नहीं सर, आई विल टेक योर वर्ड फॉर दिस। मेरे को पता है आपका पर्सनल मोटिवेशन, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने चुनाव जीते जिताए हैं, आपको वो बात पकड़ में आती है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं फॉर द पीपल स्पेशली फ्रॉम बिहार दैट आर वाचिंग, क्या आप ऑफिस लोगे इफ यू विन? जनसुराज जो आदेश करेगा बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को जो विश्वास में दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रयास में लगा हूं, लोग जो आदेश करेंगे वो करेंगे। तो सर लोगों से थोड़ी पूछोगे, वो तो आप इंटरनल पार्टी डिसीजन लोगे। नहीं, देखिए चुनाव हो रहा है। हाँ। तो लोगों से, चुनाव क्या है, लोगों से चलो चुनाव आप जीत गए, आप चुनाव जीत गए, अब तो इंटरनल पार्टी डिसीजन होगा ना कि आप पोजीशन लोगे। इंटरनल डिसीजन कुछ नहीं है। हाँ। लोग अपनी बात कैसे कहते हैं लोकतंत्र में, वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि मिलकर चुनते हैं। हम लोग तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहीं ये तो है नहीं चुनाव कि भाई प्रशांत किशोर ऑफिस में आएंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। यहाँ पर तो डिसीजन ये लेना है जनता को कि मेरा एमएलए कौन होगा। वो एमएलए बैठेंगे, अगर जनसुराज की, मैं ये जानता हूं कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, जनसुराज के लोग बैठेंगे और वो बैठ के निर्णय लेंगे और जिसको जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो जिम्मेवारी निभाएगा। तो कौन लेगा जनसुराज में ये डिसीजन? जो जीत कर आएंगे एमएलए वो लेंगे। अच्छा, सारे एमएलए जो जीत के आएंगे वो लेंगे और वो जो कहेंगे फिर आप वो मानोगे। तो मतलब इसका आंसर ये है कि अब वो देखी जाएगी इलेक्शन के बाद? नहीं, हाँ। ये उसका आंसर ये, देखो अगर मुझे मुख्यमंत्री बनने का इतना कोई जुनून होता, वो मैं बता रहा हूं, तो आज कम से कम जनता की नजर में तो मैं ही जनसुराज चला रहा हूं। तो जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सूरज जैसे पूरब में उगता है, ये जितना बड़ा सत्य है उतना बड़ा सत्य है कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जदयू वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो नीतीश ही रहेंगे, 25 से 30 भी नीतीश नारा ही दे रहे हैं। तो हमें ये कहने से कोई संवैधानिक तौर पे तो रोक नहीं रहा है। लेकिन जनसुराज जो है ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है। हमारी वो कोशिश ही नहीं है कि मैं दल बना लूं, बिहार में नेता बन जाऊं, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। मेरे सपने उससे बड़े हैं। मैं जो कर रहा हूं वो आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा हूं और बिहार जैसे राज्य में भी ये हो सकता है। अगर ये हुआ तो ये कहानी बिहार से शुरू हो रही है, रुकेगी यहां नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग कह रहे हैं यार तो बिहार में तो नहीं हो सकता है यार, और अगर कहीं बिहार में हमने करके दिखा दिया तब पूरा देश मानेगा कि नहीं ये चीज, ये सही रास्ता है। तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझ गया। सर टॉक टू मी अबाउट पदयात्रा एज अ पॉलिटिकल टूल, क्योंकि ये बड़ा फेमस मोटिव है। मतलब हर साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई ना कोई बड़ा नेता पदयात्रा करता है। फेमसली अभी आपने 2-2.5 साल करी, हमारे सामने अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी ने करी। ये पदयात्रा क्यों होती है सर? देखिए, पदयात्रा, यात्रा, रथ यात्रा, विमान यात्रा, कोई भी यात्रा कर लो, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द मासेस। अल्टीमेटली आप लोगों से मिलना चाहते हैं। पदयात्रा उसका एक प्योरेस्ट फॉर्म इस सेंस में है कि यू आर क्लोजेस्ट टू द पीपल। श्योर। आप बस से चल रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस है, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है, साइकिल से चल रहे हैं तो उसके मुकाबले अगर आप पैदल चल रहे हैं तो लोगों से सीधा आपका संवाद हो रहा है। फिजिकली टैक्सिंग है, बहुत कठिन है, स्लो है, तो बहुत कम लोग करते हैं। जैसा आपने हालांकि कहा कि हर 2 साल पे कोई ना कोई करता है। इतने बड़े देश में हर 2 साल, 3 साल, 5 साल में कोई हिम्मत करता है कि चलो भैया पदयात्रा करते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग विद द मासेज, अंडरस्टैंडिंग, बीइंग विद देम, शोइंग एम्पैथी,
फॉर देम, लिसनिंग टू देम यू, बिकॉज लिसनिंग टू देम, वहां पे कान लगता है जमीन पे, बिल्कुल, हाँ। ऑफ कोर्स लिसनिंग, विटनेसिंग, फीलिंग, एक्सपीरियंसिंग एज क्लोजली, एज ट्रूथफुली एज पॉसिबल। और मैंने यहाँ पर मैं तो बिहार में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर काम किया है। आप जैसे लोग मुझे डेटा क्रंचर भी बताते हैं, तो बिहार की मुझे समझ है। ऐसा बहुत लोग, ज़्यादातर लोग मानेंगे कि बिहार की समझ तो मुझे है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। 2 साल जब मैं पैदल चला, 5000 गाँव में जाके रहा, तो मुझे लगा कि मुझे बिहार की कोई जानकारी पहले नहीं थी। इससे पहले जो चीज़ें मैंने देखी, जो समझी, जो अनुभव हुआ, वो मेरे सारे पीछे के अनुभवों, मेरी समझ से परे और उससे बेहतर। जैसे क्या सर? बहुत सारी चीजें। जो मैंने आपको बात बताई कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल है। जब आप किसी महिला से मिलते हैं और वो बताती है, 65 साल की महिला, कि मेरा वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये महीना है, और आप उसके झोपड़ी में बैठते हैं, या उसका जो टीन के शेड का घर है, घर क्या है मतलब एक रहने का आसरा है, तो आप ये विजुलाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपये में लोग रहते कैसे हैं। उसी में उसको कपड़ा भी पहनना है, उसी में उसको दवा भी लेनी है, उसी में उसको खाना भी खाना है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चों ने निकाल दिया है। 400 रुपये में, और पूरे महीना वो महिला ये ताक में, इंतजार में रहती है कि वो 400 रुपये आएगा तो ये काम करूंगी। जब आप इस चीज़ को फील करते हो सामने, वो किसी डेटा, किसी आंकड़े, किसी आर्टिकल से आप नहीं सीख सकते हो। जब मैं पैदल चल रहा था, बच्चे मिलते हैं ऐसे गांव में, आप चलोगे गांव के गांव सिर्फ आपको महिलाएं और बूढ़े और बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि युवा गांव में है ही नहीं, सारे लोग पलायन कर गए। तो सिर्फ आंकड़ों में समझना कि बिहार से बहुत बड़े स्तर पर पलायन होता है, और गांव में जब आप जाते हैं और देखते हैं कि 60, 70, 80% लोग उनके घर के युवा हैं ही नहीं, तो वो जो दर्द है, वो जो कष्ट है, आप जरा अंदाजा लगाइए। आपने अपनी उम्र 30 बताई, मुझे पता नहीं आपकी शादी है कि नहीं, लेकिन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में किसी का पति अगर 2-4-10 दिन बाहर जाता है, कहता है भाई 10 दिन बाहर गया है, परिवार छोड़कर आया है। लोग मुझे बताते हैं भाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से परिवार छोड़कर बिहार में रह रहे हैं। लेकिन बिहार में जो ये गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार हैं, इनके जीवन की नियति समझिए। इनके घर के युवा, इनके पति, इनके बच्चे साल में एक ही बार कोई घर में शादी हुई या छठ दिवाली में घर आते हैं। बाकी पूरे टाइम, जब तक उनकी जवानी है, जब तक शरीर में उनके दम है, तब तक वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। और नियति देखिए, जब वो आदमी वापस लौटता है 60 साल के, 55 साल की उम्र में, जब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, गांव आता है, तो उस घर का सबसे जवान लड़का जो है, चाहे वो 16 साल का हो, 18 साल का हो, वो उसकी जगह वापस मजदूर बनकर जाता है। जब इस चीज को आप फील करते हैं लोगों से रह के, तो वो किसी आंकड़े, किसी कहानी और किसी विवेचना से बहुत ऊपर है। जब आप गांव में चलते हैं, मैंने देखा 50-55 से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई सामान्य परिवार की महिला है जो कमर से झुकी नहीं है। ऐसा इसलिए कि हीमोग्लोबिन की और कैल्शियम की इतनी कमी है शरीर में, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप एज, जो महिलाएं उम्र से पहले झुक जाती हैं। मैलनरिशमेंट प्रॉब्लम स्ट्रेट अप। वो तो अन्य, आप लड़के चलते हैं, उनके कंधे पर हाथ रख के पूछते हैं, बेटा क्या नाम है? बताया सौरभ कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कहता 8th क्लास में। एंड फॉर अ मोमेंट यू आर शॉक्ड, क्योंकि आपको लगा कि ये तो 3रे क्लास में लड़का पढ़ता है, क्योंकि वो बड़ा ही नहीं हुआ है साइज में, क्योंकि उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसने भरपेट खाना ही नहीं खाया। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू में किसी को बताया है। हाँ। इस पूरे पदयात्रा के दौरान एक बार हम लोग क्या रात में वहीं गांव में रुकते हैं, तो ऑब्वियसली शाम में अगर खाना खा रहे हैं तो एक तरह से लंगर ही है, जिसको भी मन है आके खाना खा लो। एक बच्चा खाना खा रहा था, और जिस क्वांटिटी में वो खाना खा रहा था, ऐसा लगता है ना कि ये बहुत खा लेगा तो बीमार हो जाएगा, या पेट खराब हो जाएगा, या जिसको कहते हैं गांव देहात में अपच हो जाएगा। हाँ। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कितना खाना खा सकते हो? बोला जितना दे दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो मैंने बोला इतना खाना रोज घर पे खाते हो? बोला साहब ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसली में खाना बाकी हो।
ये इतनी बड़ी बात है। अगर कोई 12 साल 14 साल का लड़का ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में अभी खाना बचा हुआ हो, मतलब उसको कभी भरपेट भोजन नहीं मिला ही नहीं। ये कोई आंकड़े नहीं बता सकते हैं, ये कोई आर्टिकल नहीं बता सकता है, ये कोई फिल्म नहीं बता सकती है। जब आप जाते हैं और समाज में रहते हैं, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दिस हैज बीन द लर्निंग, दिस हैज बीन द आई ओपनर, दिस हैज बीन समथिंग दैट हैज चेंज द लाइफ। कि यार हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या हवा में क्या बता रहे हैं कि विश्वगुरु बन गए, क्या बता रहे हैं कि हमने परिवर्तन कर दिया, हमने देश में क्रांति कर दी। ये 12 साल का बच्चा कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में खाना बाकी हो। ये स्थिति है बिहार में। आज भी 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते। आप अंदाजा लगाइए। कई लोग बहस करता है ऐसा कैसे है, मजदूर का मजदूरी 300 है, 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है। अरे भाई बेवकूफ, अगर एक व्यक्ति मजदूरी करके 300 रुपये कमा भी रहा है तो उसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 5 लोग में 100 रुपया कितना पड़ा, 300 रुपया 60 रुपया पड़ा। और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती है, 15 दिन मजदूरी मिली तो उसको हर व्यक्ति पर कितना पड़ा, 30 रुपया पड़ा। 100 में 80 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं बिहार में, और हम लोग बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं सारे। मैं मानता हूं हमारे जैसे लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने वो कोशिश, हमने वो प्रयास नहीं किया। हम लोग इसी व्यवस्था से आगे निकल गए। जो हम लोग के भाई, हम लोग के फेलो सिटीजन्स पीछे छूट गए, उनको हाथ पकड़कर आगे खींचने की जिम्मेवारी हम लोग की है। और यही राजनीति है मेरे लिए, इसलिए ये कर रहे हैं। ये सर जो आप कह रहे हो 80 आउट ऑफ 100 बिहार में, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा कह रहा है। ठीक। मेरा पॉइंट ये है कि और स्टेट्स में ये नंबर कम होगा, बट ऐसे बच्चे तो हर जगह है, हर जगह और हर जगह ऐसे। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बिहार में है, पूरे देश में ये स्थिति है। पूरे देश में 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो $2 अ डे से नीचे हैं। मेरे एक मित्र हैं सर, वो मेरे को एक बार उन्होंने पॉइंट आउट किया, कहते प्रखर तुम कभी अपने जैसे जहाँ लेबर मिलती है वहां जाके देखना, या कभी भी ऐसे लोगों को देखना जो नीचे तबके के रहते हैं, उनकी हाइट और उनका कद काठी बहुत ही पतला और छोटा रहेगा। बिल्कुल, बिकॉज वो एक मेल नरिशमेंट इशू है। बिल्कुल भाई ऐसा है, ये तो प्योर साइंस है। अगर आपको ग्रोइंग एज में, जब आप 5 साल के हैं, 8 साल के हैं, 12 साल के हैं, जब अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, आपका ग्रोथ कैसे होगा। और ये ग्रोथ फिजिकल नहीं, मेंटल ग्रोथ जो आपको नहीं दिख रहा वो भी डिपेंड करता है ना, वो भी डेफिशिएंट हो जाएगा। हम सर पदयात्रा की बात कर रहे थे एज अ पॉलिटिकल टूल। मैं समझना चाहता हूं अच्छी और बुरी पदयात्रा में डिफरेंस क्या है। मतलब कुछ पदयात्रा फेल भी होती हैं, वो क्या कमी रह जाती है? अब भैया फेल का मतलब आपका पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। अगर आपका पदयात्रा का उद्देश्य और आपका ये कहना है कि पदयात्रा हुई चुनाव जीत गए, पदयात्रा हुई चुनाव हार गए, उस हिसाब से अगर फेल पास कर रहे हो तो उसका तो एक अलग तरीका है नापने और उसके असेसमेंट का। पदयात्रा अगर आपने समाज को समझने और उसको जानने, उससे जुड़ने के लिए किया है और ईमानदारी से किया है तो फेल नहीं हो सकता है। मैंने आपको अपने अनुभव बताए। मैंने मतलब शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मुझे बिहार के आंकड़ों की जानकारी नहीं है, बिहार की स्थिति की जानकारी नहीं है। मैं यहाँ बरसों रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, पढ़ा हूँ, यहाँ पर यूएन में रहते हुए काम भी किया है, राजनीति में भी रहे हैं। लेकिन जो बात, जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अलग है। और तो मेरे लिए पदयात्रा का अगर उद्देश्य समाज से जुड़ना, समझना था तो फेल हो ही नहीं सकता। एक और बड़ा कॉमन रेकरिंग मोटिव है इंडियन पॉलिटिक्स में राम राज्य का। वो हर 20, 30, 40 साल बाद या हर कभी ना कभी कोई ना कोई नेता उस मोटिव को उठा के लाता है। उस मोटिव की क्या वैल्यू है सर? भाई रामराज एक तरह से एक फ्रेजोलॉजी है दैट सिग्निफाइज गुड गवर्नेंस, सुराज। हम लोग उसको सुराज कह रहे हैं, कोई उसको रामराज्य कह रहा है, कोई उसको सेकुलर राज कह रहा है। हर व्यक्ति या तबका अपने हिसाब से अच्छी सरकार चाहता है, अच्छा शासन चाहता है, उसको कुछ लोग रामराज्य भी कहते हैं। जूमिंग आउट अ लिटिल बिट, ऐसी फील आती है हमें एज अ वोटर कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस इज अ विदरिंग पार्टी। मतलब इट डज नॉट लुक लाइक कि उसमें अब वो पोटेंसी वो रह गई है। इज देयर स्पेस फॉर न्यू पॉलिटिकल फोर्स ऑन द नेशनल लेवल? नॉट इन अ हरी, नॉट इन अ शॉर्ट व्हाइल लेटर। हाँ, there is one thing ki, is there a space? Answer is yes. Is it doable? Not in a hurry. It's not easy.
It's not easy. It's not easy because formation of a national party of some significance जिसके पास 10, 12, 15% कम से कम वोट हो नेशनल लेवल पे इन ए कंट्री एज बिग एज वास्ट एज इंडिया, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इट्स इजियर सेड देन डन. आप पिछले 100-150 साल के इतिहास को उठाकर देख लीजिए तो 2 ही पार्टी ट्रूली नेशनल अपने आप को क्लेम कर सकती हैं. एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बनाने में 100 साल लगे और महात्मा गांधी जैसे लीडर के कैलिबर का नेतृत्व लगा, और दूसरा बीजेपी है, उसको भी संघ की करीब 100 संघ की जो आयु है, संघ की स्थापना करीब 100 साल उसके हो गए. तो 100 बरस लगे हैं लोगों को नेशनल पार्टी बनाने में, और नेशनल पार्टी विथ आई वुड से विच इज अ बिग पॉलिटिकल फोर्स. पार्टी बनाने को नेशनल तो टेक्निकली 6-7 बनी हुई हैं जिनको नेशनल पार्टी का स्टेटस है. ठीक बात. नेशनल पार्टी का स्टेटस होना और सही मायनों में नेशनल पार्टी होना दोनों 2 बात है. स्पेस है कि नहीं? बिल्कुल है. किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. लेकिन नो मैटर हाउ गुड यू आर, नो मैटर हाउ कैरिस्मेटिक यू आर, नो मैटर हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. मिनिमम 15 से 20 साल, 25 साल आपको लगेंगे अगर आप नेशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ा ऑल्टरनेट खड़ा करना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनिक है. एंड तो सर, so we will not have a united opposition or a significant opposition until then? Like, what do you think? ऐसा नहीं है. How does Indian politics shape up in the next 15-20 years? इंडियन पॉलिटिक्स तो हर 12 साल 15 साल में बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, पूरा ही चेंज हो जाती है. तो ये आपको लगता है, हाँ. ये आपको हमको लगता है कि बदल नहीं रहा है. भाई आप 1965 से देख लीजिए, 67 से, और पहली बार जब कांग्रेस को चुनौती मिली केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बिहार में, जब पहली बार कांग्रेस को हराया गया, फिर 77 आते आते एक दूसरा दौर देश ने देखा, इंदिरा जी का दौर देखा. फिर 90 से जो कांग्रेस 400 पर थी वो गिरते गिरते 40 पर आ गई. जो बीजेपी 2 पर थी आज वो बढ़ते बढ़ते 240, 50 पे 300 तक बीच में पहुंच गए थे. तो ये चेंज तो होता ही रहता है. लेकिन ऑर्गेनिक किसी को पार्टी बनाकर नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन जाना, इट्स अ टॉल आस्क. और मैं उनमें से नहीं हूं जो ऐसे स्लोगनरिंग करता हो कि बस मैंने बनाया और कल हो जाऊंगा. Sure. इतना आसान नहीं. Right. किया जा सकता है, लेकिन इट रिक्वायर्स परसिवरेंस, इट रिक्वायर्स determination, it requires character, it requires time. Right. For aspirational political leaders, etc., that are watching, what is the cost of playing with power or playing for power or flirting with power? You worked so closely with power. आप दुनिया भर के. What is the cost? What is the cost? मतलब if you want to get into politics. Or yeah, something of that nature. अगर आप if you are a serious politician, पहली बात तो अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाओ. खत्म है जी. उस मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस. इज देयर प्राइवेसी? नहीं जी. कैसे? यू आर ए पब्लिक प्रॉपर्टी. लिटरली यू आर ए सेमी पब्लिक प्रॉपर्टी. नॉट ए पब्लिक प्रॉपर्टी बट यू आर सेमी पब्लिक प्रॉपर्टी. मतलब अगर आप जा रहे हो रास्ते में और आपको टॉयलेट जाना है, पेट्रोल पंप पे रुक के या किसी होटल में रुक के भी आप बाथरूम भी जा रहे हो, वहां भी 4 आदमी खड़े होकर आपसे कह रहे सेल्फी खिंचाने के लिए, तो आप बिल्कुल वो आप अपने चूज वंस यू इफ यू रियली वांट टू बी अ लीडर, अ पॉलिटिकल फेस, then forget about work-life balance. It's not possible. But that's the only cost. Is there a No, there could be another cost, but I'm saying this is the cost which everyone has to be paying. My guess is also, sir, on some level, everybody is then making ethical compromises. Ethical compromises भी आते ही होंगे. नहीं देख, वो तो अलग बात हो गई. वो तो is that not part and parcel? I'm saying it will vary from person to person. Sure. It will vary from situation to situation. But what is universally everyone has to sacrifice is the family work-life balance. Right. You can't be a mass leader or a big public figure and still have a work-life balance. Right. It's not possible to my mind. Right. I could be wrong, but to my mind it's not possible. बाकी और sacrifices क्या हो सकती हैं, करनी पड़ेंगी, वो तो आपके अपने पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी सराउंडिंग्स, आपका पेडिग्री उस पर डिपेंड करता है. Is it fair to say that there is
अब एथिकल कंसर्न्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स की, आपको एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस आते ही आते नहीं, हैं? वो तो देखो, एथिकल कॉम्प्रोमाइज तो आपको हर प्रोफेशन में है. You as a journalist, you have to. I said not journalist. No, I'm saying as a podcaster. Sure. मतलब जीवन में एथिक्स की एक अपनी जो महत्ता है वो तो हर क्षेत्र में है. इट्स नॉट पॉलिटिक्स स्पेसिफिक, इट्स नॉट प्रोफेशन स्पेसिफिक. आप डॉक्टर हैं, आप सब स्टैंडर्ड दवा लिख सकते हैं. Sure. आप कहेंगे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट. मैं कह रहा हूँ अगर डॉक्टर इथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर ले तो उससे बड़ा कौन क्राइम होगा. अगर जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है उसमें एथिक्स के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है तो पूरा जनरेशन ही खराब कर देगा. अगर जो आदमी पुल बना रहा है उसने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो कोई ट्रेन चला रहा है, ट्रेन का ड्राइवर है, उसकी एथिक्स नहीं है, वो दारू पी के ट्रेन चला दे. तो जीवन के हर फील्ड में जो कुछ भी आप करते हैं, एथिक्स विल ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. Thank you, sir. Thank you. This has been an absolute Pleasure. pleasure. Same here.